नमस्कार। मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस सब्जेक्ट का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में अपन ने देखा था मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आज सेकंड वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ और कॉजेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार अथवा कारण। यानी वो कौन से रीज़न है या कौन से बेसिस हैं जिनकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इसे तीन कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। ए कैटेगरी रखी है वो है ज्योग्राफिकल बेसिस, बी कैटेगरी है वो इकोनॉमिक बेसिस है, एंड सी कैटेगरी है वो पॉलिटिकल बेसिस है। पहले अपन ए कैटेगरी का डिस्कस करेंगे जो ज्योग्राफिकल बेसिस या भौगोलिक आधार है, जिसमें पॉइंट नंबर 1 आता है ज्योग्राफिकल स्टेटस, भौगोलिक स्थिति। नेचुरल सी बात है, जो कंट्रीज़ हैं इंटरनेशनल रास्तों पे सिचुएटेड होती हैं वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड है वो अपने आप होने लग जाता है, चाहे वो सर्विस के बेसिस पे हो या गुड्स के बेसिस पे हो सकता है। क्योंकि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मार्ग हैं वो आपके जितना भी गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वहाँ पे हो सकता है आप ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हो या फिर आपको रास्ते मिल जाते हैं तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आप इजीली कर पाते हैं। तो इसका पहला कारण आपकी कंट्री की ज्योग्राफिकल स्टेटस या सिचुएशन होती है कि आपकी कंट्री कहाँ पर स्थित है। सेकंड, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। बहुत सी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आपके पास में अप्रोप्रिएट होते हैं या रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ में लेते हुए आप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं और जो एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है उसे आप एक्सपोर्ट करते हैं। और उसके पीछे एक रीज़न इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ में आने वाली फॉरेन करेंसी है वो अर्न करना भी होता है। और जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की कमी होती है वो अपनी रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट के थ्रू फुलफ़िल करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है क्लाइमेट एंड लैंड डिफरेंसेस, जलवायु एवं भूमि की भिन्नता। ये अपन ने फर्स्ट वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस करा था कि जैसे आपका क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और ख़ास तौर से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके पीछे आपके क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल होता है, या फिर आपकी सोयल या लैंड की जो सिचुएशन होती है उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल पाया जाता है। जैसे इंडिया है, यहाँ पे टी, कॉफ़ी, जूट, नेचुरली इनका प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है तो अपन आसानी से इनको एक्सपोर्ट कर पाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे हैवी मशीनरी हो गया या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए वो अपने को इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो आपका जो क्लाइमेट या सोयल की जो सिचुएशन होती है वो भी इंटरनेशनल ट्रेड का एक बेसिस बन जाती है। फिर आता है पॉइंट नंबर 4, नेचुरल क्लैमिटीज़, प्राकृतिक आपदाएं। बहुत सी कंट्री होती है जहाँ पे नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं वो होती रहती हैं। जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, रेनी सीजन में अपने यहाँ पे फ्लड देखने को मिलती है। कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे ड्राफ्ट की, सूखे की प्रॉब्लम रहती है। अर्थक्वेक यानी भूकंप है वो भी बार बार आते रहते हैं। ये सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जो आपको कुछ प्रोडक्ट और सर्विस इंपोर्ट करने के लिए मजबूर करती है। आप चाहे इंपोर्ट करो चाहे एक्सपोर्ट करो, दोनों ही सिचुएशन में इंटरनेशनल ट्रेड होता ही होता है। फिर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है आपका डिफरेंस इन ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधनों में भिन्नता। ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि आपके यहाँ पे स्किल्ड लेबर है तो डेफिनेट सी बात है जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो आपके यहाँ पे आएंगी, प्रोडक्शन करेंगी, फिर आप उनका एक्सपोर्ट कर पाते हैं। और अगर आपके पास में अनस्किल्ड लेबर है तो उस केस में आपको प्रोडक्ट हैं वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने पड़ते हैं।
फिर जो बी बेसिस आता है वो है इकोनॉमिक बेसिस या आर्थिक आधार। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है लो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, साधनों में कम गतिशीलता। या फिर यहाँ पे जो फैक्टर्स की या साधनों की बात हो रही है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पत्ति के साधनों की बात हो रही है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें ज़ीरो मोबिलिटी होती है, जैसे लैंड हो गया या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनमें ज़ीरो मोबिलिटी होती है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनमें मोबिलिटी देखने को मिलती है, जैसे कैपिटल हो गया, लेबर हो गया। लेकिन 100% कैपिटल है वो दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र नहीं करी जा सकती है, ऐसे ही 100% लेबर है उसका भी मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में कुछ चीज़ें आपके यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं और रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उस केस में आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। और आपके यहाँ पे सपोज़ लेबर, कैपिटल और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उस केस में आप प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं तो आप इजीली एक्सपोर्ट कर पाते हैं। फिर पॉइंट नंबर 2 आता है डिफरेंस इन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल नॉलेज, औद्योगिक एवं तकनीकी ज्ञान में अंतर। कुछ कंट्रीज हैं जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ये टेक्निकली एडवांस कंट्री मानी जाती हैं। अमेरिका का एग्जाम्पल भी अपन ले सकते हैं। और जनरली इन कंट्रीज़ जो टेक्निकली एडवांस होती हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं वो जल्दी डेवलप होती हैं, प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है तो ये एक्सपोर्ट कर पाते हैं। और जो टेक्निकली बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी कम इस्टेब्लिश होती हैं तो उनको मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट के थ्रू फुलफ़िल करनी पड़ती है। तो जो कंट्री जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज होगी, जितनी टेक्निकली एडवांस होती है वो एक्सपोर्ट कर पाते हैं, और रिमेनिंग कंट्री हैं उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर पॉइंट नंबर 3 आता है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन की जहाँ तक अपन बात करते हैं, किसी भी कंपनी में कोई भी काम स्टार्ट होता है, धीरे धीरे लोग एक्सपर्ट होते जाते हैं और फिर उनको उनके नेचर के अकॉर्डिंग, उनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वर्क अलोकेट किया जाता है। इसे अपन डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन बोल सकते हैं। ऐसे ही काम करते करते कोई भी पर्सन है वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है और उसके बाद में वो उस काम को इजीली हैंडल कर पाता है। तो जिन कंट्री में डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन प्रॉपर देखने को मिलता है वो जनरली एक्सपोर्ट कर पाते हैं, और जहाँ पे ये चीज़ नहीं होती है उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है डिफरेंस इन कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, तुलनात्मक लागतों में अंतर। अब जैसे अपन रिसेंट इशू है एक, जनरली अपने को देखने को मिलता है और अपन भी वीडियोस के थ्रू या सोशल मीडिया में शेयर करते हैं, अवॉइड चाइनीज़ प्रोडक्ट। बट रियलिटी ये है चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं उनकी कंपैरेटिव कॉस्ट है वो बहुत कम आती है, और इसीलिए इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट है वो चाइना से करता है। फिर कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें इंडिया के प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉम्पिटिटिव कॉस्ट है वो कम आती है, और इसीलिए अपन अमेरिका को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं। यानी कंपैरेटिव कॉस्ट अगर आपके यहाँ कम आती है, आप एक्सपोर्ट करोगे, कंपैरेटिव कॉस्ट आपके यहाँ ज़्यादा आती है तो डेफिनेट सी बात है इंपोर्ट करना पड़ता है। और दोनों ही केस में इंटरनेशनल ट्रेड है वो होता ही होता है। फिर नेक्स्ट आता है सरप्लस एंड शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन आधिक्य एवं कमी। ये फिर से कंपैरेटिव कॉस्ट टाइप का ही एग्जांपल इसमें लिया जा सकता है। जिन चीज़ों का अपन सरप्लस प्रोडक्शन करते हैं डेफिनेट सी बात है उनका एक्सपोर्ट करा जाता है, और जहाँ पे अपने पास शॉर्टेज रहती है अपने को इंपोर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हेल्प इन इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकटों में सहायता। इकोनॉमिक क्राइसिस हैं वो नेचुरल क्राइसिस टाइप के भी माने जा सकते हैं, जैसे वॉर कंडीशन हो जाती है, फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, या अर्थक्वेक भूकंप आ जाता है, ड्राफ्ट की प्रॉब्लम, सूखे की हो जाती है। तो उन केस में इंटरनेशनल लेवल से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही होते हैं। और जिन कंट्रीज़ में नेचुरल क्लैमिटीज ज़्यादा आती हैं या इकोनॉमिक क्राइसिस ज़्यादा रहते हैं उनको जनरली इंपोर्ट करना पड़ता है, और जो कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होती हैं वो एक्सपोर्ट करती है। एक पॉइंट इसमें और अपन ऐड कर सकते हैं
वो फॉरेन करेंसी अर्न करने का, विदेशी मुद्रा अर्जन का। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इसलिए भी होता है कि जैसे इंडिया को इंपोर्ट ज़्यादा करने पड़ते हैं, एक्सपोर्ट कम होते हैं। अब उस केस में इंपोर्ट्स का पेमेंट है वो फॉरेन करेंसी में करना होता है। तो बार बार आपका टारगेट होता है एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना, ताकि आपको फॉरेन करेंसी इजीली मिल सके। फिर नेक्स्ट इसमें थर्ड आता है पॉलिटिकल बेसिस, राजनीतिक आधार। पॉलिटिकल बेसिस में पॉइंट नंबर 1 है आपका टू मेक पॉलिटिकल रिलेशंस, राजनीतिक संबंध कायम करना। रिसेंट वर्ल्ड जिसको माना जाता है उसे ग्लोबल वर्ल्ड बोलते हैं अपन, या एक टाइप से पूरे वर्ल्ड को सिंगल कंट्री भी बोल सकते हैं। जिस टाइप के बिजनेस रिलेशंस आजकल इस्टेब्लिश हो रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, सिमिलरली आपके पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है बिजनेस करना, चाहे वो एक्सपोर्ट के बेसिस पे हो या इंपोर्ट के बेसिस पे हो। इनसे दो कंट्रीज होती हैं, उनमें आपस में पॉलिटिकल रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, चाहे वो आपके एम्बेसडर के थ्रू हो या जिसे अपन राजदूत बोलते हैं उनके थ्रू बातचीत हो, या आपके फॉरेन मिनिस्टर जो एक्सटर्नल अफेयर्स को डील करते हैं, विदेश मंत्री जो होता है, या आपके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके रिलेशंस हैं वो डेवलप करे जाते हैं। सेकंड पॉइंट आता है डिजायर फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस, राजनीतिक प्रभुत्व की इच्छा। जनरली अपन आज की डेट में न्यूज़पेपर्स उठा के देखते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखते हैं, बार बार अपने को डोनाल्ड ट्रंप का एग्जाम्पल देखने को मिलता है, या चाइना के जो शी जिनपिंग है उनका एग्जाम्पल देखने को मिलता है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का भी आजकल देखने को अपने को मिलता है। उसके पीछे पीछे जो रीज़न है वो ये होता है पॉलिटिकल डोमिनेंस। जैसे कई कंट्री होती हैं वो दूसरी कंट्री को फाइनेंशियल एड, आपकी वित्तीय सहायताएं उपलब्ध करवाती हैं, तो वो अपना एक टाइप से राजनीतिक प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो भी इसका एक बड़ा रीजन बनते हैं। जैसे आपने किसी कंट्री को एक्सपोर्ट के फॉर्म में मदद कर दी या वहाँ से आपने इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो आपका डोमिनेंस है वो इजीली बनता जाता है। फिर थर्ड आता है पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस, राजनीतिक सुरक्षा एवं स्वाधीनता। जितनी भी कंट्री दुनिया में है सबका टारगेट ये होता है कि अपने यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आर्म्स एंड अम्यूनिशन की रिक्वायरमेंट है, जिसे फौजी साजो सामान भी बोला जाता है, वो अपन दूसरी कंट्रीज से जनरली इंपोर्ट करते हैं। जैसे फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब कंट्रीज से अपन ये सारे वेपन और वेपनरी है वो इंपोर्ट करते हैं। ये पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए होता है, या फिर आपकी नेचुरल बाउंड्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए ये होता है। और इंडिपेंडेंस की बात आती है तो वो आप अपने यहाँ पे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करके उस चीज़ को अचीव कर पाते हैं। आपने अचीव कर लिया उसके बाद आप एक्सेसिव प्रोडक्शन है वो स्टार्ट करते हैं, जिसे आप इजीली एक्सपोर्ट कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट जो आपका डी पॉइंट आता है वह है सोशल बेसिस या सामाजिक आधार, जिसमें पॉइंट नंबर 1 आता है आपका इंक्रीजिंग सोशल रिक्वायरमेंट्स, बढ़ती सामाजिक आवश्यकताएं। आप बिफोर 1991 के इंडिया के बारे में अगर जानते हैं या कहीं पढ़ा है, तो उस टाइम पे इंडिया में जो आपकी लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट हैं वो मिनिमम अवेलेबल हो पाते थे। जो एलपीजी पॉलिसी 1991 में आई, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, उसके बाद में जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं वो आपके यहाँ पे आने स्टार्ट हुए। और जैसे जैसे अपन नई नई चीज़ें देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है उनकी तरफ अपन अट्रैक्ट होते हैं, यानी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंक्रीज होती जाती है, या लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए जो क्वालिटी प्रोडक्ट हैं उन पे फोकस करा जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट करी जाती है। तो एक रीज़न इंटरनेशनल बिजनेस का ये भी होता है कि सोसाइटी में डिमांड्स हैं वो इंक्रीज होती जाती हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं वो बढ़ती जाती हैं। सेकंड है क्राविंग फॉर डाइवर्सिटी इन कंजम्पशन, उपभोग में विविधता की लालसा। आज चाहे अपन पहनने के कपड़ों की बात करें या दूसरे प्रोडक्ट की बात करें या खाने पीने की चीज़ों की बात करें, हर किसी को वैरायटी की रिक्वायरमेंट होती है।
अब कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जहाँ पे सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हो पाती हैं। तो उसके लिए आपके पास एक ही रास्ता रहता है कि या तो आप इंपोर्ट करो और जो एक्सेसिव प्रोडक्ट आपके पास हैं उसे आप एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी है उसको अर्न करते हैं और अपने रिलेशन है उनको इंक्रीज़ करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, सॉरी। और लास्ट पॉइंट आता है डिफरेंस इन कल्चर, संस्कृति में भिन्नता। अपने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होते हैं, उन कल्चर के अकॉर्डिंग अपने को प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे जैसे कल्चरल चेंजेस आते जा रहे हैं, सिमिलरली आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी चेंज होती जा रही है। तो जो कल्चरल डिफरेंस है वो आपके रिक्वायरमेंट्स में और कंजम्पशन हैबिट्स हैं उसमें भी डिफरेंसेस लेके आते हैं। तो जो चीज़ आपके यहाँ पे मीन्स इंडिया या डोमेस्टिकली अपन ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं और सपोज उसकी रिक्वायरमेंट इंडिया में नहीं है, अपनी नेबर कंट्री बांग्लादेश या पाकिस्तान में है, तो अपन उनको एक्सपोर्ट कर देंगे। और सिमिलरली सपोज़ कोई प्रोडक्ट है वो दूसरी कंट्री में प्रोड्यूस होता है और अपने यहाँ पे शॉर्टेज है, तो अपन वहाँ से इसको इंपोर्ट करते हैं। बट उसका जो बेसिस है वो अपने कल्चरल डिफरेंसेस को लिया जाता है। तो आज के इस चैप्टर में अपन ने बेसिस या कोजेज या रीजंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड देखा है, जिसकी 4 कैटेगरी रही हैं: जोग्राफिकल बेसिस, इकोनॉमिक बेसिस, सोशल बेसिस और एक था पॉलिटिकल बेसिस। नेक्स्ट चैप्टर में अपन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।